हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान, ठीक है, क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान को देखने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और दोस्तों इसमें हम लोग हिस्ट्री को देखने वाले हैं, ठीक है, यानी इतिहास को। और इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा आप लोग का भूगोल का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसके बाद जो आएगा नागरिक का आएगा, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट का दो पार्ट में बनाएंगे, हिस्ट्री का भी 2 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। ये आज पहला पार्ट है, इसका डे 1 क्लासेस है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इस टर्म टू में कौन कौन से चैप्टर इसमें आएंगे हिस्ट्री से। देखिए इसमें 4 चैप्टर को लिया गया है, ठीक है। शिल्प और उद्योग, 1857 की क्रांति, महिलाओं की स्थिति में सुधार, जाति व्यवस्था की चुनौती, ठीक है। तो इस 4 चैप्टर में दोस्तों हम आज करने वाले हैं शिल्प और उद्योग। इसके बाद जो सेकंड पार्ट का जो आएगा, ठीक है, वो तीनों चैप्टर से आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो मैं अपलोड करूंगा वीडियो को, ठीक है, वो तीनों चैप्टर से रहेगा। उसके बाद ज्योग्राफी यानी भूगोल और नागरिक, उन लोग का भी 2 पार्ट बना देंगे, यानी कि आपका सोशल साइंस का कुल 6 पार्ट होगा, ठीक है। मतलब 6 डे क्लासेस होगा। इसमें आप लोग को 6 डे क्लासेस पूरी करनी है, ठीक है, ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सके अपने एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते, हम लोग इस चैप्टर को देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट वाला में इस तीनों चैप्टर को एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हमारे इस चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है ना कि मैं जैसे ही दूसरा वीडियो, इसका अगला पार्ट वाले वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। और हमारे अगर इंस्टाग्राम से जुड़ना हो तो ये हमारा रहा ID, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए शिल्प और उद्योग हिस्ट्री चैप्टर से इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बुनकर कौन थे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को क्या है ना, ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। एक बार समझ लेना है, समझने के बाद इसको याद करिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। और ऐसा ही रट्टा मारेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको 10 से 15-20 मिनट लग जाएगा, ठीक है। और आप समझ के याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बुनकर, बुनाई का काम करने वाले कारीगर समुदाय को बुनकर कहते हैं। यानी कि जो बुनाई करते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसा चीज़ है, ठीक है, जो बुनाई किया जाता है, ठीक है, तो वो बुनाई का काम करने वाले समुदाय को बुनकर कहते हैं। सिंपल एक लाइन में। आगे थोड़ा सा लिखना हो तो ऐसे, बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के सालेवा, कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो इतना आप लोग को लिख देना है। लिखना है बुनाई के काम करने वाले कारीगर समुदाय को बुनकर कहते हैं, और बंगाल के तांती, उत्तर प्रदेश के जुलाहे, मोमिन और दक्षिण भारत के साले और कैलोकार तथा देवांग समुदाय बुनकर के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। तो यहाँ के लोग क्या थे, बुनकर में प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो ये हो गया आपको पहला आंसर। उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, स्पिनिंग जेनिंग क्या है, इसका आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो देखिए स्पिनिंग जेनिंग क्या है। स्पिनिंग जेनिंग एक ऐसी सूत काटने वाली मशीन थी। मतलब स्पिनिंग जेनिंग क्या है, एक सूत काटने वाला मशीन था, ठीक है, जिसमें एक कामगार के साथ कई तकलियों पर काम करता था। इसका आविष्कार 1764 में जॉन के ने किया था, ठीक है। यानी कि ये स्पिनिंग जेनी जो है ये एक सूत काटने वाली मशीन है, ठीक है, जो जिससे आप लोग का कपड़ा बनता है, ठीक है। इसमें जिसमें एक कामगार के साथ, मतलब कि एक काम के साथ कई तकलियाँ भी काम करते थे। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते थे, ठीक है, स्पिनिंग जेनी में, ठीक है। और इसका आविष्कार कब हुआ था, 1764 में हुआ था और जॉन ने किया था, ठीक है। तो सिंपल है, याद करना है इसको। हाँ, अगला देखिए परगलन क्या है। तो परगलन क्या है, धातु को पिघलाने की एक प्रक्रिया है। यानी कि धातु को पिघलाने का एक प्रोसेस है ये, ठीक है। प्रगलन प्रक्रिया क्या है, एक धातु को कैसे पिघलाया जाए, ठीक है, इस चीज़ का एक प्रोसेस है, जिसमें चट्टान को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाकर नई चीज़ बनाई जा सके, ठीक है। जिसमें चट्टान जैसे मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाकर नई चीज़ बनाई जा सके। मतलब कि परगलन जो है ना दोस्तों, परगलन एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जो धातु पिघलाता है, ठीक है। धातु पिघलाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, परगलन कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है।
ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया? तो ब्रिटेन का दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया, देखते हैं। लिखा हुआ है 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा एवं इस्पात उद्योग पनपने के कारण एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया, जिससे ब्रिटेन को दुनिया भर का कारखाना कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन में लोहा और इस्पात का उद्योग पनपने लगा, मतलब वहाँ इतना सारा फैक्ट्री बन गया ना ब्रिटेन में, और वहाँ पे एक समझ लो कि फैक्ट्री वाला राष्ट्र बन गया। ठीक है, इसीलिए ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहने जाने लगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया? क्योंकि 1850 के दशक में लोहा और इस्पात का उद्योग बहुत सारे हो गए थे, है ना, ब्रिटेन में, इसलिए ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। सिंपल सी बात था। चलिए इसके बाद देखते हैं पटोला क्या है। तो देखिए दोस्तों, पटोला क्या है, ये सब सारे 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप लोग का जो, अगर हम 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग का मैच कर जाएगा। यहाँ पे देखिए, पटोला बुनाई कपड़ों पर बुनाई गई जानवरों अन्य चीज़ों की आकृति है। ठीक है, पटोला जो बुनाई है कपड़ों पर बनाई गई जानवरों या अन्य चीज़ों की आकृति, मतलब कि आप लोग का जो कपड़ा होता है ना, उसमें जो आकृति वगैरह बना होता है, ठीक है, फूल छाप वगैरह होता है, तो उसमें जानवरों या अन्य चीज़ों की जो आकृति होता था, जो सूरत, अहमदाबाद और पाटन आदि स्थानों में प्रचलित थे। ठीक है, तो पटोला बुनाई समझ में आ गया कि आपके कपड़ा जब होता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ कपड़ा जब बुनाई होता है उसके साथ साथ आप लोग का इसमें कुछ कुछ एकदम चित्र बना होता है ना, तो इसी को हम लोग पटोला बुनाई कहते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए इसके बाद देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? तो यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? यूरोप में भारतीय कपड़ों, विशेषकर सूती कपड़ों, जो बुनकरों द्वारा निर्मित होता था। ठीक है, यूरोप में भारतीय कपड़ा को ज़्यादा डिमांडेड था। ठीक है, जो कि बुनकर द्वारा खुद निर्माण करते थे, और इसकी भारी मांग थी। इन वस्त्रों को सूती वस्त्र, मसलिन, कैलिको, छूट आदि प्रमुख थी। यानी कि देखिए, हर चीज़ में क्या है ना, क्वालिटी होता है, हर चीज़ में वेराइटी होता है, तो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें सूती वस्त्र, मसलिन, कैलिको, छींट आदि प्रमुख थी। ये सब वस्त्र यूरोप में काफ़ी तरह से डिमांडेड था। ठीक है, भारतीय कपड़े। क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं ये 17 नंबर, 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे? तो 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे? ठीक है, 18वीं शताब्दी में भारत में कहाँ कहाँ बुनाई किया जाता था? देखो यहाँ पे पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश में स्थित ढाका। ठीक है, 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। कहाँ पे? बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, यहाँ पे क्या था? महत्वपूर्ण कपड़ा का उत्पादन केंद्र था, मतलब यहाँ पे सेंटर था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। ठीक है, भारत के दक्षिण भाग में मद्रास में उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट तक के साथ साथ और भी सूती कपड़ा बुनाई केंद्र के स्थित थे। पश्चिमी तट पर बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं कि सबसे पहला कि बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है, ढाका में कपड़ा का उत्पादन केंद्र था। और कहाँ कहाँ था? ठीक है, तो भारत के दक्षिण भाग में मद्रास में, उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल के साथ साथ सूती कपड़ा का बुनाई का केंद्र स्थित था। और दक्षिणी तट में कहाँ था? गुजरात में स्थित था। तो इतना आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दक्षिण भाग में मतलब नीचे भाग में, उत्तरी भाग में, दोनों चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ में पश्चिम भाग में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सब जगह आप लोग याद कर लेना इसको। इसके बाद लिखा हुआ है बंडाना क्या है? ठीक है, बंडाना हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। आप लोग कोई चीज़ बांधते हैं ना, वही चीज़ बंडाना। ठीक है, यह गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए इस्तेमाल होता था। बंडाना एक प्रकार का डिज़ाइन होता था। ठीक है, ये गले में या सिर में पहनने वाला एक रंग का छापेदार गुलूबंद था। ठीक है, यानी एक टोपी टाइप से। और ये क्या है ना, एक प्रकार का बंडाना जो है डिज़ाइन है ना, ये क्या है? एक तरह से डिज़ाइन है। जैसे बहुत सारा चीज़ का डिज़ाइन होता है ना, उसी तरह से बंडाना भी एक डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का। उसके बाद देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। अगरिया कौन थे? तो मध्य भारत के एक समुदाय लौह परगलक लोहा गलाने के काम में माहिर होता था। ठीक है, हम लोग तो इससे पहले पढ़ चुके हैं परगलन क्या है। लोहा गलाने का एक प्रक्रिया को कहते हैं परगलन। अब यही पे क्या है, अगरिया कौन होते थे? यही काम करते थे, परगलन का ही काम करते थे। देखो समझो इसको, मध्य भारत का एक समुदाय जो लौह परगलक मतलब जो लोहा गलाता है। ठीक है, लोहा गलाता है के काम में माहिर होता था।
लोहा से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित करता था, ऐसे ही समुदाय को अगरिया कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जो लोहा को पिघलाकर अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को निर्मित करता था, उसी को हम लोग अगरिया कहते हैं। और जो ये प्रोसेस को करते हैं, ये जो लोहा गलाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परगलन कहते हैं। ये ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? बुनकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? बुनकरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। क्या क्या करना पड़ रहा था? इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी के शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अमेरिका, है ना, और यूरोप, अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड में बने सूती कपड़ा था, वो क्या था? 19वीं सदी के शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजार को बाहर कर दिया। यानी कि भारतीय लोग का था, ठीक है, भारतीय, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के, ये सब क्या कर रहा था? परंपरागत बाजार करता, मतलब परंपरागत बाजार कर रहा था। ठीक है, यानी पुराना बाजार को क्या कर दिया? ये बाहर कर दिया, इंग्लैंड में जो सूती कपड़ा बन रहा था। ठीक है, इसी की वजह से भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। अब बताइए, भारत का कपड़ा को अगर ये मार्केट से अगर बाहर कर देंगे तो ये भारतीय लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारत माल खरीदना बंद कर दिए। यानी कि ब्रिटिश और यूरोप कंपनी सब क्या किए कि भारतीय जो माल था वो उसको खरीदना बंद कर दिए। ठीक है, और इन एजेंटों के तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना भी बंद कर दिए। ठीक है, यानी कि उसको रोजगार देना भी बंद कर दिए। तो इस तरह से बुनकर को समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसलिए कि वहाँ के इंग्लैंड के लोग थे, ठीक है, वो अपना सूती कपड़ा को पूरा फैला दिए थे, और ये परंपरागत बाजार इन लोग का जो चल रहा था, ठीक है, भारतीय लोग का, इनको बाहर कर दिया, जिनकी वजह से भारत के पूरे बुनकर लोग बेरोजगार हो गए। और सबसे बड़ी मार जो हुआ इसमें बंगाल पर पड़ा। ठीक है, और इसका जो ब्रिटिश कंपनी था, यूरोपीय कंपनी थे, वो सब क्या किए? बंद कर दिए। ठीक है, उनसे माल खरीदना बंद कर दिए, और उनको यहाँ तक के रोजगार भी देना बंद कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से बुनकरों लोग को क्या हुआ? समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद देखते हैं 11 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ा? तो औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्न क्षेत्रों पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया। ठीक है, यानी कि देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको। औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्न क्षेत्रों पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया। यानी कि यहाँ पे जो भी घरेलू उद्योग जो चल रहा था, ठीक है, घर में जो काम चल रहा था, और उसके जगह पे क्या हुआ? फैक्ट्री का जन्म दिया। ठीक है, फैक्ट्री वगैरह बना। कारखानों में कार्य हाथों के स्थान पर मशीनों से होने लगा। देखिए बताइए, घर में जो काम करते थे वो क्या होता था? हाथ से करते थे, लोग रोजगार मिलता था इसमें। ठीक है, लेकिन अब मशीन से होने लगा। अब मतलब कि 100 आदमी में से 100 आदमी जहाँ पे काम करते तो वहाँ पे 2 आदमी काम करेंगे, है ना? तो यहाँ बेरोजगारी। और छोटे कारीगरों के स्थान पर पूंजीपति श्रेणी ने ले लिया। यानी कि छोटे कारीगर वहाँ पे तो काम नहीं कर पाए, मशीन वगैरह नहीं चला पाए, तो वहाँ पे क्या पूंजीपति लोग क्या किए? वहाँ पे काम ले लिए। इस क्रांति से कुटीर उद्योग का विनाश हो गया, जिससे बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। इस क्रांति से विभिन्न वर्गों के उदय से सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ा? तो ये गरीब लोगों पर पड़ा, है ना, घरेलू उद्योग पे पड़ा। तो ये सब आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। ठीक है, 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में स्टील का आयात कर रहा था, यानी कि ला रहा था। ठीक है, यहाँ लौह अयस्क या कोयले का विशाल भंडार थे, ठीक है, भारत में, लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। यानी कि ये लोहा और कोयला को क्या किया था? निर्यात किया, भेजा जाता था। भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफ़ी बढ़ गई।
थी। इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई। तो समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। ये टिस्को की स्थापना क्यों हुई कि भारत में रेलवे का विस्तार से इस्पात की मांग काफ़ी बढ़ गई। इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई, यानी यहाँ से कोयला को भी भेजा जाने लगा, ठीक है, इस्पात को लाने लगा। तो ये चीज़ आप लोग का, इसलिए यहाँ पे टिस्को की स्थापना की गई, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर सवाल देखिए, क्या लिखा हुआ है, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे। ठीक है, यह देखिए भारतीय कपड़े भी विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध थे। तो कैसे कैसे थे, ठीक है। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले, बंगाल में अंग्रेजों पर विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी तरह दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में अन्य देशों से काफ़ी आगे निकल चुका था, ठीक है। यानी कि बंगाल में अंग्रेज जब उस पर विजय नहीं प्राप्त किया था तो उस समय भारत का जो कपड़ा था ना पूरा विश्व भर में चलने लगा था, ठीक है। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगर के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। यानी कि भारतीय कपड़े जो कारीगर थे यहाँ के काफ़ी गुणवत्ता वाले वस्तु, क्वालिटी वाले वस्तु यहाँ पे बनाते, ठीक है, क्वालिटी वाले कपड़े। दक्षिण पूर्वी पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी मांग थी। कहाँ कहाँ थी, दक्षिण पूर्वी, पश्चिम और मध्य एशिया में इन कपड़ों की क्या थी, भारी मांग थी। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां अपने देश में बेचने के लिए भारतीय कपड़े से खरीदने लगी। यानी 16वीं शताब्दी जब आ गया तो वहाँ पे क्या हुआ, यूरोप की व्यापारी जो जितना भी थे, ठीक है, वो सब क्या थे, अपने देश में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगे, ठीक है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़े लेते गए। यानी कि यूरोप के जो लोग थे, ठीक है, वहाँ के लोग जो भारत को क्या देते थे, मसाला देते थे, ठीक है, और इनसे क्या कहते थे, कपड़ा भी खरीदते हुए व्यापारी करने लगे साथ में दोनों, है ना। चलिए ये हो गया आप लोग का 13 नंबर। इसके बाद देखिए आप लोग का 14 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा। यानी कि ये औद्योगिक क्रांति जो था, ठीक है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, वो भारतीय कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग पर कैसे प्रभाव पड़ा, ठीक है। उद्योग मतलब होता है दोस्तों फैक्ट्री, ये बड़ा फैक्ट्री जब आया तो छोटा जो फैक्ट्री यानी घर का फैक्ट्री वो कैसे बढ़ा। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादन पर कई तरह के असर पड़े। यानी कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पे क्या हुआ ना, ब्रिटेन में भी सूती कपड़ा का उद्योग बनने लगा, ठीक है, वहाँ भी सूती कपड़ा बनने लगा। इससे क्या है कि भारतीय कपड़ा का उत्पादन पर कई तरह से असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़े से मुकाबले करना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, कंपटीशन। क्या आ गया, कंपटीशन आ गया, ठीक है। चूँकि यहाँ पे जो इकलौता बाजार कर रहा था भारतीय, अब क्या है कि ब्रिटेन वाला भी बनाने लगे। अब ब्रिटेन वाला जब बनाने लगे, ठीक है, तो इन लोगों को क्या करना पड़ा, भारतीय कपड़े यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों के से मुकाबला करना पड़ा। मतलब कि जो भी यूरोप में और अमेरिका में जो मार्केट होता था, ठीक है, वहाँ पे अब दो तरह से कपड़ा आ गया, ब्रिटिश कपड़ा और ये भारतीय कपड़ा, ठीक है। तो ये था एक इसका प्रभाव। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, ठीक है, इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में सीमा शुल्क लगा दिए थे। देखिए यहाँ पे तो अपना तो वो कपड़ा सूती कपड़ा तो कारखाना खोल ही लिया, लेकिन साथ साथ में क्या किया कि भारत से भी कुछ कुछ तो कपड़ा जाता ही होगा, ठीक है। तो अब उस पर क्या किया, टैक्स लगा दिया कि भारत से जो भी कपड़ा आएगा उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टैक्स लगा दिया तो अब तो ये भी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा कम हुआ निर्यात। उसके बाद भारत के लोग जितने सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। देखिए यहाँ पे भी अभी भी क्या चल रहा है ना, जैसे कि चीन का सामान जो होता है, ठीक है, चीन का जो सामान होता है ये हल्का वगैरह होता है, ठीक है, बहुत हल्का होता है और छोटा होता है और बहुत चीज़ ऐसा है कि कर देता है, ठीक है, काम कर देता है। तो उसका प्रयोग यहाँ पे भारत में भी होता रहता है, जो कि अभी बंद हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से ब्रिटेन का कपड़ा जो है कि भारत में लगभग 2/3 यहाँ ब्रिटेन के कपड़ा पहनने लगे। तो यहाँ से भी मार कर गया भारतीय का सूती कपड़ा। इससे न केवल बुनकरों को बल्कि सूत काटने वालों का भी हालत ख़राब हो गई। बिल्कुल, यानी कि ये कपड़ा बनता कहाँ से, कपड़ा बनता है सूत काटने से। अब जब कपड़ा बिकेगा ही नहीं तो सूत कटेगा कहाँ से। क्लियर हो गया।
जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गए। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति भारतीय उद्योग पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, कुटीर उद्योग यानी वही भारतीय कुटीर उद्योग। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका लास्ट सवाल, 15 नंबर सवाल है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ। ठीक है, तो 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन का उद्योग क्यों पतन हुआ, मतलब खत्म क्यों हुआ, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या है, का नंबर देखें, वन कानूनों में आए बदलाव से लौह प्रगलन उद्योग में लगे समुदायों के रोजगार में कमी आई। मतलब कि यहाँ पे वन कानून भी में बदलाव आया, तो लौह प्रगलन का उद्योग जो था उसमें लगे समुदाय जो काम कर रहे थे उसमें रोजगार में क्या हुआ, कमी आई है। दूसरा क्या, लोहा गलाने के लिए आरक्षित वनों से लकड़ी की कमी से कोयला प्राप्ति पर ह्रास आया। यानी कि लोहा गलाने के लिए क्या चाहिए था, कोयला, और कोयला जब यहाँ पे वन कानून जब आया, वन काटना मना हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो लकड़ी तो काट नहीं सकते थे, तो लोहा फिर गलाएंगे कैसे, और लोहा जब गलाएंगे नहीं तो लोग बेरोजगार होंगे, तो है ना, जो उसमें काम कर रहे हैं वो तो बेरोजगार होंगे ही। तो इस तरह से इसका हुआ। ठीक है, कि यहाँ पे कोयला की प्राप्ति में ह्रास आया। ठीक है, ह्रास हो गया, यहाँ हास नहीं ह्रास। गा नंबर देखिए, अगरिया समुदाय को भट्ठी चलाने हेतु वन विभाग को भारी कर चुकाना पड़ता था। बिल्कुल, देखिए अगरिया सबसे पहले हम बताए थे कौन होते हैं, जो लोहा गलाते हैं उसी को क्या कहते हैं, अगरिया कहते हैं, पहले बता चुके हैं इसको। ठीक है, तो अगरिया जो समुदाय लोग थे वो भट्ठी जलाने के लिए वन विभाग को भारी शुल्क दें। अब देखो काम तो करना पड़ेगा ना, फैक्ट्री तो चलाना पड़ेगा ना, तो उसको तो वन तो ये क्या बोलते हैं, लकड़ी तो काटना पड़ेगा, लकड़ी तो लाना पड़ेगा, कोयला तो लाना पड़ेगा, और अब कोयला लाना पड़ेगा तो क्या कर दिया वन विभाग वाला, क्या कर दिया, उस पर शुल्क लगा दिया। शुल्क लगा दिया कि जो भी काटेगा उसमें शुल्क चुकाना पड़ेगा। तो इन लोग को, अगरिया समुदाय लोग को भी क्या करना पड़ता था, वन में शुल्क चुकाना पड़ता था। तो इस तरह से, और क्या हुआ, घ नंबर देखिए, लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना से आयातित लोहे का इस्तेमाल होने लगा। यानी कि लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना से आयातित लोहे का इस्तेमाल होने, मतलब कि जो भी आयात हो रहे थे, ठीक है, वो सब अब लोहा यहाँ पे इस्तेमाल होने लगा। तो यहाँ पे जो भारतीय लौह प्रगलन था यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ पे लोहा को गलाकर जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को निर्मित किया जाता था वो सब अब बंद हो गया। ठीक है, क्यों बंद हुआ समझ में आ गया, क्यों कोयला नहीं मिला, लकड़ी नहीं मिला, चूंकि यहाँ पे वन कानून आ गया, है ना, तो और कर चुकाना पड़ा। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ कि लौह प्रगलन यहाँ का उद्योग जो हुआ पतन हो गया, खत्म हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये 15 वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, 15 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स और स्कूल ग्रुप, ठीक है, इन सभी में शेयर कर दें, ठीक है, ताकि सभी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें 3 चैप्टर का एक साथ रहेगा हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय।